मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। तो नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और लगातार रीट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आइए हम आज की हमारी टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। जैसा कि हमने 1 अप्रैल से आपको वादा किया था फ्री टेस्ट सीरीज देने का, तो वो लगातार हम लेकर के आते रहे हैं और नियमित रूप से आपको पढ़ाते जा रहे हैं। कल हिमांशु व्यास सर ने भी आपको पढ़ाया था, जो पेपर आपका था हिंदी के क्वेश्चन कराए थे। आज आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस लेकर हाजिर हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप जुड़ चुके हो तो वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को जितने भी रीड के अभ्यर्थी वहाँ तक शेयर कर दीजिए। आप इतना जरूर कीजिए। देखिए, आप स्वयं तो पढ़ रहे हैं, दूसरे तक भी उस ज्ञान को पहुँचाइए ना। ये आप विद्यार्थियों के लिए तो हमने प्रारंभ किया है। जितने बच्चे जो घर बैठे हुए हैं, जितने बच्चे जो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कहीं पर टेस्ट सीरीज देने की, जो लोग पढ़ चुके हैं लेकिन कितना उन्होंने पढ़ा है उसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं, उन विद्यार्थियों तक, उन गरीब विद्यार्थियों के लिए हमने विशेष तौर पर ये टेस्ट सीरीज फ्री रखी है। तो आप सभी लोग इसका आनंद लीजिए। और आनंद केवल आप ही क्यों ले रहे हैं भाई, दूसरे को भी मौका दीजिए ना। तो आपके देखिए, नॉर्मली अगर हम देखें तो व्हाट्सएप के अंदर आप देखेंगे आपके बहुत से ग्रुप होंगे। अब उस ग्रुप में हो सकता है किसी के पेरेंट्स जुड़े हुए होंगे, हो सकता है कोई बच्चा जुड़ा हुआ होगा। तो आप सभी ग्रुप में एक बार इसको प्रेषित जरूर कीजिए। तो आप देखिए तो सही खुद, लेकिन साथ साथ में प्रेषित जरूर कीजिए। सभी तक शेयर कर दीजिए और फिर आइए और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप देख रहे हैं तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद पूरा वीडियो आप आनंद के साथ देखिए। चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। अरे नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपको जो सब्सक्राइब का बटन है, उस सब्सक्राइब के बटन के पास में नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है, बेल आइकन पर क्लिक करके आपको ऑल वाला जो आता है ऑप्शन, उसको सेलेक्ट करना होता है। जैसे आप ऑल को सेलेक्ट करेंगे तो वीडियो रोज अपलोड होते ही 6 बजे अपलोड हुआ जैसे, तो अपलोड होते ही तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये एक आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं, हम आज 30 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द टू बॉयज लव, क्या कह रहा है? द टू बॉयज लव क्या आएगा? बिल्कुल इजीली देखो। आप जो लोग इसका आंसर देखो, कुछ बच्चे कंजूसी कर रहे हैं आंसर देने में। बेटा, आपके सामने जब ये स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, इसको आप इत्मीनान से क्या कर दो, एक बार पूछ कर दो, पॉज कर दो, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लो क्वेश्चन। उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो। उसके बाद फिर आप देखो कि आपने सही दिया कि गलत दिया। घबराओ मत। देखो, आंसर देने में यदि आप घबरा रहे हो, आप ऐसा महसूस करो कि आप क्लासरूम में बैठे हो, सामने हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है, आपको खड़ा किया गया कि बताओ इसका क्या आंसर है, तो आप आंसर देना ही है ना। तो वैसे ही सोच के पढ़ो ना, तो इंटरेस्ट जगेगा आपका पढ़ने में। कल कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर मुझे कमेंट सेक्शन मिल नहीं पा रहा है, कहाँ कहाँ कमेंट करना होता है। देखो बेटा, कोई बात नहीं, घबराना मत। हो सकता है कई बच्चों को नहीं पता है कहाँ से कमेंट होता है। तो आप ये जो वीडियो चल रहा है, वीडियो के नीचे की तरफ आप देखो, एक कमेंट सेक्शन लिखा हुआ आ रहा होगा। कमेंट हियर ऐसे लिखा हुआ आता है। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपना जो भी लिखना चाहते हैं, आंसर देना चाहते हैं, ABCD, फर्स्ट का D है या सेकंड का C है, या जो भी आप देना चाहते हैं वो वहाँ लिख सकते हैं। और जिसने अपडेट कर रखा है उसके ऊपर ही आ रहा होगा, नहीं कर रखा है उसके नीचे की तरफ, वीडियो के बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो वो अपडेशन पर भी डिपेंड करता है। यूट्यूब लगातार अपना अपडेट करता रहता है। चलिए बेटा, आप लोग समझ गए होंगे। और देखो, आप देख तो रहे हो लेकिन कमेंट कीजिए ना, तभी तो आप आकलन कर पाओगे। हमको भी पता लगेगा बच्चा कहाँ तक मेहनत कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, हमको क्या लेके आना है, क्या लेके नहीं आना है। तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है आपके सामने? द टू बॉयज लव, लव आ रहा है तो वो क्या करेंगे? लव ईच अदर। भाई, 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, वो आपस में प्यार करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं हम, है ना। द टू बॉयज लव ईच अदर एज ए फ्रेंडशिप होती नहीं होती है, आपस में दोस्त जो होते हैं एक दूसरे से स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो वही बात कहना चाह रहा है। तो एक दूसरे से रखेंगे ना, आपस में करेंगे ना, तो आपस के लिए क्या आएगा? ईच अदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ड्राइव क्वेश्चनली द चिल्ड्रंस डैश डैश ऑन द रोड। अब देखिए भाई, ये कहना चाह रहा है कि बहुत सावधानी से आप ड्राइविंग कीजिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो रोड पर खेल रहे हैं, है ना। द चिल्ड्रंस, अब खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं वो तो आपको यहाँ से पता लग गया। सब जगह पर प्ले प्ले लिखा हुआ है, इसका मतलब खेलने की बात कर रहे हैं। तो आपको आराम से गाड़ी चलानी, तो क्या उसके लिए भाई आपको यहाँ पर चिल्ड्रन दिया हुआ है, जो एक तरीके से आपका क्या है, एक तरीके से वो आपका क्या है, बहुवचन हो गया ना भाई।
देखो हिंदी अगर ध्यान से समझ लेंगे तो इंग्लिश इजीली समझ में आ जाएगी। तो बहुवचन की बात हो रही है, सावधानी से गाड़ी चलाने की बात हो रही है, और चिल्ड्रंस यानी बच्चों की बात हो रही है। बच्चे मतलब एक बहुवचन वर्ड ही हुआ आपके लिए, तो प्लूरल वर्ड हुआ। प्लूरल वर्ड के लिए इज आएगा क्या? नहीं आएगा, ऑप्शन ए गलत जा रहा है। विल प्ले, खेलेंगे। अरे भाई खेलेंगे, वो भविष्यवाणी अभी से कैसे पता लगी? अभी से पता लग गई कि गाड़ी आराम से चलाओ क्योंकि खेलेंगे, जमता ही नहीं, बिल्कुल नहीं जमता है। प्लेड यानी खेल चुके हैं, तो फिर तुम सावधानी क्यों बरत रहे हो भाई? तो ये चीज़ आपकी सेट नहीं हो रही। एलिमिनेशन मेथड से 3 हट गए। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा, आर प्लेइंग, क्योंकि आर का सीधा रिलेशन आ रहा है आपका इस प्लूरल से, यानी चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रोड। ड्राइव कॉशनसली, द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग ऑन द रोड। ये आपका आंसर सही जाएगा। आशा करता हूँ आपके उत्तर सही जा रहे हों। नहीं जा रहे होंगे तो कोई बात नहीं, आकलन कीजिए, कंसेप्ट को पढ़िए और फिर इस टेस्ट सीरीज को लगातार अभ्यास कीजिए इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ये टेस्ट सीरीज केवल आपके अभ्यास के लिए लाई गई है ताकि आप लगातार इससे जुड़े रहें और इससे कंसेप्ट आप सीखें। जिन्होंने कोर्स कर लिया उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने नहीं किया वो पहले क्वेश्चन पढ़ लें, वहाँ से पता लगेगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। चलिए, हम रोज़ आपके लिए एक मोटिवेशन यहाँ पर लेकर के आते रहते हैं। देखो हर एक ने एक दिन आपको मोटिवेशन का कुछ न कुछ आपको मिलता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यह मत सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि ये सोचो कि मेरे अलावा कौन कर पाएगा। अरे भाई, ऑलवेज थिंक लाइक ए लोयन, लिव लाइक ए लोयन एंड थिंक लाइक ए लोयन। हमेशा शेर की तरह सोचो। आपको पता है जंगल के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड तो चीते की होती है, टाइगर की, लेकिन फिर भी जंगल का राजा चीता नहीं होता। क्यों नहीं होता पता है आपको? सबसे तेज तो वो दौड़ सकता है, शिकार वो भी करता है, लेकिन वो अगर हिरण के पीछे दौड़ रहा है ना, और हिरण अगर उससे तेज गति से आगे निकल गया और पास में उसको कोई दूसरा जानवर मिल गया जो धीमी गति से चल रहा है, तो वो हिरण को छोड़ देगा, उस दूसरे जानवर का शिकार कर लेगा। लेकिन शेर का एक एटीट्यूड है, वो अगर हिरण के पीछे दौड़ रहा है, हिरण चाहे कितना भी आगे निकल जाए, वो तब तक उसको नहीं छोड़ेगा जब तक उस हिरण का शिकार नहीं कर ले। ये शेर का एटीट्यूड है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, पक्षियों में सबसे खतरनाक होता है चील, बाज भी हम बोल सकते हैं। छोटे मोटे आपने देखे होंगे जो पक्षी होते हैं ना, जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो अधिकतर पक्षी जो होते हैं वो घोंसले ढूंढने की तरफ दौड़ते हैं, अपने अपने घोंसले ढूंढते हैं छुपने के लिए, बारिश से बचने के लिए। लेकिन एक चील ऐसा होता है, एक बाज ऐसा होता है जो उस गिरती हुई जो वर्षा है, उस वर्षा के विपरीत उड़ान भरता है। उस वर्षा के विपरीत उड़ान भर के बादल के ऊपर जा करके वो बैठ जाता है। बादल के ऊपर जाके बैठ जाता है तो अब बताओ, बारिश तो नीचे रह गई, वो ऊपर आ गया। ये होता है एटीट्यूड। उसको पता है कि समस्या कितनी बड़ी हो, उसका समाधान हम लेके आएंगे। तो आप ध्यान रखना कि आप ये मत सोचो कि आपसे ये रीड नहीं हो पाएगी। भाई अरे आप ही के लिए ये रीड बनी है, आपसे ही होगी, और अगर आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा। जुट जाओ, लग जाओ पूरी मेहनत के साथ, पूरे धमाके के साथ। और मेवाड़ की भूमि में हम निवास करते हैं, महाराणा प्रताप हार नहीं माना करते थे। आओ चलते हैं हम आगे, सामना करेंगे और रीड को फोड़ डालेंगे हम। द स्टार्स, देखो द स्टार्स एट नाइट। अब क्या करेंगे, स्टार्स यहाँ पर ऑलरेडी आ गया ना, बहुवचन आ गया, तो यहाँ पर अब ध्यान रखना एस के साथ वापस साइंस नहीं आएगा। ये एस लगा हुआ है, इसके साथ नहीं आएगा। स्टार्स यानी तारे आ गया, बहुवचन प्लूरल आ गया ऑलरेडी, तो उसके साथ इस साइनिंग भी नहीं सेट होगा, आर साइनिंग भी बिल्कुल गलत होगा आपका ग्रामेटिकल के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से। तो सही क्या होगा, द स्टार्स साइन एट नाइट। क्या आएगा, स्टार्स साइन एट नाइट। वापस आपको एस नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्स में एस आ चुका है। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट और सही सेंटेंस का चुनाव करना है। कौन सा है वो करेक्ट सेंटेंस, देखिए, देयर आर शॉप नियर माई हाउस। देखो ये सेट नहीं हो रहा है। देयर आर आपने लिख दिया और शॉप मतलब एक ही दुकान की बात कर रहे हो, और एक दुकान के साथ आप आर लगा रहे हो, यानी आप प्लूरल का वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल गलत जा रहा है। देयर इज़ शॉप्स नियर माई हाउस। अब देखो इज़ लगा दिया तो उसके साथ में आपने सिंगुलर की बजाय यहाँ पर आपने क्या ले लिया, प्लूरल ले लिया, एस लगा दिया। इस के साथ भाई एस वाला वर्ड आ रहा है, डेट मीन्स ये भी गड़बड़ है मामला। देयर आर ए शॉप नियर माई हाउस, देयर आर ए शॉप। अब देखो आप एक तरफ ए लिख रहे हो और एक तरफ आप आर लिख रहे हो, तो आर के साथ ए आएगा क्या, नहीं आएगा ना। आर तो हमेशा प्लूरल के साथ जुड़ता है, फिर आपने एक के साथ आर जोड़ा, ये भी बिल्कुल ग्रामेटिकली रॉन्ग जा रहा है। तो सही क्या जा रहा है, देयर इज़ ए शॉप नियर माई हाउस, क्योंकि एक ही दुकान की बात कर रहे हैं तो ईज लग रहा है यहाँ पर, तो देयर इज़ ए शॉप नियर माई हाउस, यानी मेरे मकान के पास में एक दुकान है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट जाएगा। ठोको ठोको, नीचे जाके कमेंट ठोको भाई, घबराओ मत, शर्माओ मत। आपने क्या चुनाव किया डजेंट मैटर, जो कमेंट करेगा जीवन में आगे बढ़ेगा। बोथ राम एंड आई डैश डैश वॉचिंग अ मूवी।
अब देखो हमेशा ध्यान रखो, बोथ के साथ ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, बोथ के साथ यहाँ पर क्या आएगा आपका आर आएगा। राम एंड आई आर वॉचिंग ए मूवी, तो इसमें करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आर करेक्ट हो जाएगा। दिमाग लगाओ, बोथ के साथ आर चलेगा, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6, द ब्लाइंड डैश डैश ऑलवेज होनेस्ट। अब देखिए यहाँ ब्लाइंड आ गया है, ये जो ब्लाइंड है ना, ब्लाइंड का तात्पर्य यहाँ से है आपका अंधे से, अंधे से यहाँ पर तात्पर्य। और आपको मैं बताऊँ, अंधे जो हैं वो एक्चुअल में एक प्लूरल सेंटेंस हो गया, एक बहुवचन सेंटेंस हो गया अपने आप में, तो उसके साथ में आपका ईज लगने वाला नहीं। वाज यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है, भूतकाल से पास्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। हैज़ यहाँ पर बिल्कुल सेट नहीं होगा, तो क्या आएगा आपका आर आएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा, आर आएगा। द ब्लाइंड आर ऑलवेज हॉनेस्ट, यानी अंधे लोग हमेशा ईमानदार होते हैं, ये बात हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द वॉइस वॉज कमिंग डैश डैश माई अपार्टमेंट। ये कहना चाह रहा है कि एक आवाज़ आ रही और वो मेरे अपार्टमेंट से आ रही, तो मेरे अपार्टमेंट से आ रही है ये कहना चाह रहे हैं ना हम, तो कहाँ से वॉइस आ रही है। द वॉइस वॉज कमिंग ऑन माई अपार्टमेंट, नो, ऑन यानी ऊपर से थोड़ी आ रही है, अंडर माई अपार्टमेंट यानी अंदर से थोड़ी आ रही है भाई, बिनेथ भी बिल्कुल सेट नहीं हो रहा है। तो द वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम माई अपार्टमेंट, कहाँ से आ रही है, फ्रॉम माई अपार्टमेंट, बिल्कुल करेक्ट ये आपका हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लो तो आपके ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देयर इज़ ए काऊ डैश डैश द फील्ड, एक गाय है जो खेत में है। अब खेत में है कि बोल रहे हैं ना, तो खेत में शब्द आ रहा है में, तो में के लिए क्या आएगा, सोचो सोचो, नीचे कमेंट करो क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 का। तो हम कहना चाह रहे हैं देयर इज़ ए काऊ इन द फील्ड, में बोला हमने तो इन द फील्ड आएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आपका क्या उत्तर आया जरूर लिखिएगा। देखिए मित्रों, आपके लिए हम लगातार फ्री टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं। 1 अप्रैल से ही आपकी सीरीज हमने प्रारंभ की है। आपको पता होगा 1 अप्रैल को मैं साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस लेके आया था। कल 2 अप्रैल थी, हिमांशु व्यास सर आपके सामने हिंदी के 30 क्वेश्चंस लेके आए थे, और आज मैं इंग्लिश के 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 30 क्वेश्चन क्यों ला रहा हूँ, तो आपको बता दूँ, आपको पता होना चाहिए कि भाई 30-30 क्वेश्चन ही आते हैं हर सब्जेक्ट के। टोटल 150 प्रश्न आते हैं रीट के अंदर, है ना, 150 क्वेश्चन आते हैं। तो ईच सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चंस आपके आते हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट हर विषय, लेवल 1 में हो, लेवल 2 में हो, लगभग 5 सब्जेक्ट आपके सभी में हैं, तो 30-30 करके आते हैं। तो हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं, तो हमने 30 दिए आपको। साइकोलॉजी के भी 30 आते हैं, हमने 30 दिए आपको। आपके इंग्लिश के 30 आते हैं, तो 30 क्वेश्चन ही हम रख रहे हैं, ताकि आपको एक क्राइटेरिया पता लग जाए कि भाई 30 क्वेश्चन आते हैं, तो आप रोज़ 30 क्वेश्चन का इसी प्रकार से ट्राई करेंगे सब्जेक्ट वाइज, तो इजीली आप वहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे। रीट लेवल 1 और 2 दोनों के लिए हम पढ़ा रहे हैं। ईवीएस के भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे, साइंस के भी लेके आएंगे, मैथ्स के भी लेके आएंगे। हम लगभग सबके लाने का प्रयास करेंगे। हिमांशु व्यास सर, आपको पता ही है, हिमांशु व्यास सर और मैं हम दोनों रीट सेलेक्टेड है 2018 में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि आपको अच्छा गाइडेंस रीट का वही दे सकता है जो खुद सेलेक्ट हुआ हो, जो खुद क्वालिफाई हुआ हो रीट में। तो हम दोनों क्वालिफाई हैं रीट के अंदर, दोनों ही हम क्वालिफाई हैं, तो हम बता सकते हैं बच्चे को कि भाई कैसे वो रीट को क्वालिफाई कर पाएगा। समझ में आ रही बात। वो लोग आपको नहीं बता सकते जिन्होंने कभी रीट दी नहीं। देखिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने जीवन में कभी रीट नहीं दी, है ना, जिन्होंने कभी रीट दी नहीं है। रीट का प्रचलन बाद में आया है और वो लोग बहुत समय पहले से लगे हुए। ऐसे लोग अगर रीट के बारे में बताएंगे तो कैसे बताएंगे, उन्होंने खुद ही वो प्रयास नहीं किया है ना। आप लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हो ना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो, तो हमने करके सीखा है भाई। हम रीट दे के क्वालिफाई करके फिर आपको समझा रहे हैं, हिमांशु व्यास सर और हम दोनों, है ना। हिमांशु व्यास सर तो ज्वाइनिंग भी ले चुके हैं, तो हम आपको करके फिर सिखा रहे हैं ना। तो जिसने किया है, जिसने क्वालिफाई किया है, वो आपको बेहतर गाइडेंस देगा। तो आप ही के लिए हम गाइडेंस लेकर के यहाँ पर आए हैं। हमारा यूट्यूब चैनल का नेम आपको ये दिख रहा होगा, नीचे प्रियंक व्यास राधे नाम से लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, और इसके जस्ट पास में ऐसा ही आपको सब्सक्राइब का बटन दिखा रहा होगा। अगर आपने यहाँ पर अभी तक इसको सब्सक्राइब एक भी बार नहीं किया है, एक ही बार करना होता है, अगर पहले कर चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं किया है तो यहाँ पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। और जिन बच्चों की ये शिकायत है कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, तो इस सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर पास में आपको ऐसे घंटी नुमा बेल आइकन दिखाई देगा। इस पर जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ आपके सामने 3 ऑप्शन खुल जाएंगे, ऐसे 1 2 3। इसमें सबसे फर्स्ट वाला यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका ऑल। इस ऑल पर यदि आप क्लिक कर लोगे ना, तो फिर आपको हमारा हर एक वीडियो रोज़ मिलता रहेगा। एक ही बार ये काम करना है आपको जीवन में,
एक बार आप सब्सक्राइब करके एक बार ऑल पर सेट करके रख लीजिए, फिर हमारे सारे वीडियो आपको लगातार यहाँ पर शाम 6 बजे आते रहेंगे, जो कि हम 1 अप्रैल से लगातार ला रहे हैं। जिन्होंने हमारे ये पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, और वहाँ पर भी नहीं मिले तो नीचे आप क्लिक करो सब्सक्राइब, नीचे आपको यहाँ पर दिखेगा, बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ करेक्ट सेंटेंस पैटर्न। करेक्ट सेंटेंस पैटर्न की बात कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस पैटर्न किसका है, तो सी पुट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल। देखो ठीक लग रहा है ये भी, आगे और भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं। सी ऑल द बुक्स ऑन द टेबल, पुट बिल्कुल ग्रामेटिकली रॉन्ग ये जा रहा है आपका, बिल्कुल गलत जा रहा है ना। सी पुट ऑन द टेबल ऑल द बुक्स, तो ये भी आपका टेबल और ये सारी कहानी इसने पलट दी, ग्रामेटिकली बिल्कुल मिसमैच कर रहा है आपका। सी पुट ऑन द टेबल ऑल द बुक्स, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल रॉन्ग नजर आ रहा है। सी ऑन द टेबल पुट ऑल द बुक्स, ये तो बिल्कुल खिचड़ी बना के रख दी भैया इसने, तो ये भी आपका गलत जाएगा। देखो ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, शी पुट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल, उसने सारी बुक्स यानी सारी पुस्तकें टेबल पर रखी, ये कहना चाह रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। क्या करेक्ट जाएगा, ऑप्शन ए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके लिए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10, बोथ द रिच डैश डैश द पुअर आर अफेक्टेड इक्वली व्हेन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीज। हम कहना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर अमीर हो या गरीब हो, दोनों ही कैटेगरी के जो लोग हैं, दोनों ही प्रकार के जो लोग हैं, वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के कारण से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसा कि अभी चल ही रहा है, आपको पता है 100 पर पहुँच गया था पेट्रोल। एक तो 30 रुपये में कच्चा माल आ रहा है, और उस 30 रुपये में केंद्र सरकार भी अपना लगा रही है टैक्स, और फिर राज्य सरकार उस पर और लगा रही है। तो भाई जितने में कच्चा माल मिल रहा है उससे डबल तो ये लोग टैक्स हमसे वसूल रहे हैं, तो 100 रुपये के आसपास पेट्रोल हम खरीद रहे हैं। अब इससे चाहे अमीर हो या गरीब हो, गाड़ियाँ तो दोनों को ही चलानी होती है ना भाई, है ना, चलानी तो होती है। आजकल तो लगभग दुपहिया वाहन तो हर किसी के पास होता है, तो दोनों ही इसमें इफेक्टेड होते हैं, दोनों ही इफेक्टेड होते हैं। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, बोथ के साथ हमेशा क्या आएगा आपका, बोथ के साथ यहाँ पर क्या आएगा, एंड आएगा। तो बोथ द रिच एंड द पुअर, बोथ आ गया तो फिर एंड आपका यहाँ पर यूज में आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11, एज सुन एज द पियोन रिंग्स द बेल। अब देखो यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर आपका यूज आ गया आपका, एज सुन एज, पूरा यहाँ पर इसको यूज में ले लिया। द पियोन रिंग्स द बेल यानी चपरासी जब घंटी बजाता है। ऑल द स्टूडेंट्स कम टू द असेंबली रूम फॉर प्रेयर, यानी सारे बच्चे असेंबली हॉल के अंदर, असेंबली रूम के अंदर प्रार्थना के लिए एकत्रित हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पर इस डैश डैश के अंदर क्या कोई यहाँ पर आपको ये देन एज व्हेन ये लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या, जरूरत ही नहीं। एज सुन एज यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है ना, तो बिल्कुल 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 जो दिमाग में चल रहा है आपके बिल्कुल लिख दीजिए, ऑप्शन डी राइट जाएगा। यहाँ पर कोई किसी प्रकार का कंजक्शन यूज में नहीं आएगा, किसी कंजक्शन की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही जो चपरासी है वो रिंग बेल बजाता है तो सारे बच्चे बाहर निकल आते हैं, कहाँ पर आ जाते हैं, असेंबली यानी हॉल में आ जाते हैं, असेंबली रूम में आ जाते हैं, यानी प्रार्थना स्थल पर आकर प्रेयर के लिए एकत्रित हो जाते हैं। तो यहाँ पर डी करेक्ट जाएगा। चलते हैं आपके सामने, लेके आए हम, क्या लेके आए हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 हम लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लेकर के आए हैं। क्या कह रहा है, ही क्या कहना चाह रहा है, एक सेकेंड इसको हम चेंज करते हैं। चलिए, ही इज़ ए प्रोड्यूसर एंड ए डायरेक्टर। ही इज़ ए प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, दो चीज़ें हैं, वो प्रोड्यूसर भी वही है, डायरेक्टर भी वही है। अब दो चीज़ें हैं तो इसके अंदर क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट लिखिए क्या आंसर आना चाहिए। बिल्कुल इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी, बोथ, यानी कि वह, ही इज़ बोथ ए प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, यानी कि वह प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी जाएगा। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिखाई दे रहा है, ड्यूरिंग द हॉलीडेज वी प्ले लॉन टेनिस डेली। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है और बच्चे घूम जाते हैं। भाई दिमाग लगा, वो कह रहा है कि हॉलीडेज़ के दिनों में, हॉलीडेज़ के दिनों में यानी छुट्टियों के दिनों में हम लॉन टेनिस खेला करते थे। अब देखो ये खेला करते वाली बात आ गई कि हम ये किया करते थे, हम ये वहाँ रहा करते थे, हम ऐसे जाया करते थे। तो ये एक पुरानी बात कर रहा है, भूतकाल की बात कर रहा है ना। तो वहाँ पर ऑलवेज क्या आना चाहिए आप बताइए, क्या हैव आएगा वहाँ पर, क्या डज आएगा वहाँ पर, क्या आर आएगा वहाँ पर? अरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, बिल्कुल इसका आंसर आएगा यूज्ड टू।
जब भी ऐसा कोई सेंटेंस मिले कि हम ये वहाँ रहा करते थे, हम खेला करते थे, हम जाया करते थे, ऐसा कुछ आए, जाया करते थे, रहा करते थे, इस टाइप का आए तो यूज्ड टू आएगा। ड्यूरिंग द हॉलीडेज वी यूज्ड टू प्ले लॉन टेनिस डेली, यानी कि हम छुट्टियों के दिनों में लगातार, या हम के छुट्टियों के दिनों में हम लॉन टेनिस खेला करते थे, ये कहना चाह रहे हैं, प्रतिदिन खेलते थे ऐसा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वी वर्क हार्ड टू पास, वी वर्क हार्ड टू पास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या कोई भी एग्जाम दे रहा है, चाहे पटवारी दे रहा है या कांस्टेबल का दे रहा है या कोई एसआई का दे रहा है, किसी के लिए भी ये जो इंग्लिश की क्लास है वो बड़ी महत्वपूर्ण जाएगी, क्योंकि इंग्लिश लगभग सब जगह आती है, आपको पता है, हर सब्जेक्ट हर प्रकार के एग्जाम में आती है। तो वी वर्क हार्ड टू पास, हमको पास होने के लिए कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। कठोर मेहनत करनी पड़ेगी तो वो क्या है, आपके लिए मस्ट है, वो मस्ट आपको करनी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, यानी कि मस्ट है। वी मस्ट वर्क हार्ड टू पास, पास होने के लिए हमको मेहनत करनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सी इज सो डल, सी इज सो डल डेट ही डैश डैश नॉट पास। डल का मतलब होता है कमज़ोर, यानी वह, किसकी हम बात कर रहे हैं, शी की हम बात कर रहे हैं, किसी लड़की की हम बात कर रहे हैं कि वह बहुत कमज़ोर है, इसलिए वह पास नहीं हो सकती है। जब वो पास नहीं हो सकती है के लिए आपका यहाँ पर क्या लगेगा, ही डेट ही कैन नॉट पास, डेट ही कैन नॉट पास। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा इस सेंटेंस के अंदर गड़बड़ी नज़र आ रही है। यहाँ लिखा है सी इज़ सो डल और यहाँ लिखा है ही, तो एक तरफ शी आ गया है, एक तरफ ही आ गया है, जो कि गलत होना चाहिए। ये ही की बजाय यहाँ पर भी आपका क्या आना चाहिए था, शी आना चाहिए था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया कि क्या लगेगा वहाँ पर, तो वहाँ लगेगा आपका कैन लगेगा, कैन नॉट पास, पास नहीं हो सकती है। ठीक है, तो कैन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, आवर स्कूल डैश 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 ऑन 31 मार्च। और आपको मालूम है मार्च के बाद से हॉलीडेज शुरू होते हैं, हॉलीडेज शुरू होते हैं तो भाई एक तरीके से स्कूल पे ब्रेक लग जाता है, क्योंकि भाई मार्च में लगभग हर समय क्या होते हैं, एग्ज़ाम निपट जाया करते हैं। मार्च के बाद अप्रैल वाला जो मंथ आता है उसमें नॉर्मली जो है हम देखते हैं मार्च के अंदर बोर्ड के एग्ज़ाम निपट जाया करते हैं, लोकल के भी जो लोकल क्लासेस के भी एग्ज़ाम है जो लगभग मार्च और अप्रैल के बीच निपट जाया करते हैं। तो फिर वहाँ से हॉलीडेज़ की शुरुआत होती है और बीच में स्कूल को बंद किया जाता है। तो ये वही कह रहा है कि आवर स्कूल, अभी कोरोना काल के कारण थोड़ा ये सब गड़बड़ा गया है, मई में एग्ज़ाम होने वाले, तो कोरोना काल के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन हर साल ऐसा नहीं होता है। तो आवर स्कूल डैश 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 ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को हमारा जो स्कूल है वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा क्या, ब्रेक्स ऑफ करेगा क्या, ब्रेक्स इन करेगा क्या, नहीं जी, वो तो ब्रेक्स अप होगा। क्या होगा, ब्रेक्स अप। यहाँ पर क्या आंसर आएगा, आवर स्कूल ब्रेक्स अप ऑन 31 मार्च। ठीक है, चलिए बहुत छुट्टी में एंजॉय भी करते हैं बच्चे, अभी आने वाला भी है। When I was in कोलकाता, I did as my friend। जब मैं कोलकाता में था तो मैं अपने फ्रेंड को बुलाता था, तो यहाँ पर कॉल्ड ऑन आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, कॉल्ड ऑन। क्या आएगा, कॉल्ड ऑन आएगा। कॉल्ड इन बिल्कुल इसमें सेट नहीं होगा, कॉल्ड आउट सेट नहीं होगा, कॉल्ड ऑफ ये तो बिल्कुल सेट नहीं होगा। इसका आंसर क्या आएगा, कॉल्ड ऑन। व्हेन आई वाज इन कोलकाता आई कॉल्ड ऑन माय फ्रेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 17 पे है, 17 पे खतरा है, ध्यान रखना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मित्रों। अगर आप देख रहे हो, बड़े आराम से आप देख रहे हो, तो आप लोग शेयर करने में आपको कहाँ तकलीफ आती है, मुझे ज़रा बताओ। हैं, मन से पूछिए आपके लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। यदि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए यहाँ पर सारा कोर्स लेके आए हैं, कभी सोचिएगा इसके लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। रिसर्च में सारी हम रिसर्च करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर से हम क्वेश्चंस खींच के लाते हैं, उसमें हम आपका पूरा रीड पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन लेके आते हैं। हम उसमें टीचिंग मेथड से रिलेटेड भी क्वेश्चन रखते हैं। तो हम कितनी मेहनत करते होंगे आपके लिए। उसके बाद हम आपके लिए पूरी क्लास यहाँ पर अरेंज करते हैं, क्लास अरेंज करके हमारी पूरी एनर्जी लगाकर और फिर आप तक हम पूरी पहुँचाते हैं। उसमें हमारा नेट, उसमें हमारा सारा चीज़ खर्च होती है ना, तो किसके लिए कर रहे हैं, आप विद्यार्थियों के लिए। लेकिन यदि आप विद्यार्थी हमारा इतना सा बात नहीं मान रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई जो बच्चे हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी भी अन्य सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप इसके अंदर आपके जो व्हाट्सएप के ग्रुप से सभी तक इसको फैलाइए, शेयर कीजिए। क्योंकि विद्या दानम परम दानम, और हमारा उद्देश्य क्या है, ज्ञान वर्धनम परम ध्येय। हम लोग जो माँ सरस्वती धाम क्लासेस की हमारी टीम है, हम लोग हिमांशु व्यास सर और हम दोनों, हम आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पर,
और हमारी पूरी टीम आपको बताना चाह रही है कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों का ज्ञान बढ़ना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, ज्ञान वर्धनम होना चाहिए। उसके लिए हम ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं, समझ रहे हो। इसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। निजी स्वार्थ क्या हो सकता है, हम आपसे कोई फीस तो ले नहीं रहे, चाहे तो ये मटेरियल बहुत, इसमें फीस हम ले सकते हैं लेकिन हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमको पता है बच्चे को हमको मेहनत करानी है। बच्चा कई गरीब बच्चे से बैठे हुए जो पे नहीं कर पाएंगे, समझ में आ रही बात, तो हम प्रत्येक बच्चे तक लेकर आ रहे हैं, उसको आपको दे रहे हैं, आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी तो इतना कीजिए, आपका भी तो इतना हक बनता है कि आप शेयर के बटन पर क्लिक करके इसको सभी ग्रुप तक पहुँचा दें, ताकि प्रत्येक बच्चे तक बात पहुंच जाए। हम जब इन बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप भी उन बच्चों के लिए थोड़ा शेयर तो कर सकते हैं ना। लाइक का बटन है, लाइक कर सकते हैं, नीचे कमेंट में लिख सकते हैं सर क्लास अच्छी लग रही है, आप ऐसी रोज़ क्लास लाइए, ऐसा लिख सकते हैं ना आप। तो उससे हमको एक प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए पुनर्बलन का सिद्धांत वहाँ पर काम करता है। तो आप जब अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है और आप यदि टीचर के लिए केवल एक शब्द लिख देंगे कि सर आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, आप रोज़ ऐसी सीरीज लाइए, तो एक पुनर्बलन मिलता है। हम तो खैर फिर भी लाएंगे, रोज लाएंगे। आप नहीं लिख रहे हैं, कई लोग नहीं लिख रहे हैं, कई लोग लिख रहे हैं, कई लोग पर्सनल में व्हाट्सअप पर आकर मुझे लिख जा रहे हैं कि सर बहुत अच्छा था, ये था, वो था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग कमेंट यूट्यूब पर भी कीजिए ताकि हमको भी एक प्रोत्साहन मिले और हम अच्छा मटेरियल आपके लिए लेकर और भी अधिक मेहनत के साथ आते रहें। चलिए, ही इज़ एज प्राउड एज ए पिकॉक। देखो यहाँ पर तुलना की जा रही है कि उसको मोर की तरह घमंड है ना, तुलना की जा रही है। तो मोर की तरह घमंड है, ये तुलना हो रही है। द सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पर आपका आंसर आएगा। देखो ये लिटरेरी टर्म्स और वगैरह और इनसे आपका जो लिया गया ये आपका, तो ये आएगा आपका यहाँ पर सिमिली आएगा। क्या आएगा आंसर? सिमिली। अगर यहाँ पर आता कि भाई ही इज ब्रेव एज ए महाराणा प्रताप, यानी महाराणा प्रताप की तरह वो बहादुर है, ऐसा कुछ आता तो फिर आंसर मेटाफोर जाता आपका, है ना। वहाँ पर एक व्यक्ति विशेष के साथ तुलना कर लेंगे तो मेटाफोर आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि उसको घमंड है, पिकॉक की तरह, मोर की तरह घमंड है, इस तरीके से वो तुलना कर रहा है। तो फिर वहाँ पर क्या जाएगा? सिमिली जाएगा। देखो इस सिमिली को कई लोग सिमाइल भी बोलते हैं, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन में डिस्टर्बेंस हो जाती है वहाँ पर। एक्चुअल में इसको हम सिमिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिमिली। चलिए नंबर 19, ऑक्टेव एंड सेस्टेट आर टू मेन पार्ट्स ऑफ। देखिए ऑक्टेव और सेस्टेव, ये ऑक्टेव जो है इसके अंदर आपके 8 लाइनों की कविता की बात आ रही है। कविता से रिलेटेड, ये पोइम से रिलेटेड ये कहानी है। तो पोइम से रिलेटेड यहाँ पर पूछा जाता है। ऑक्टेट यानी 8 लाइनों की यहाँ पर आ गई कविता। सेस्टेट यानी कि 6 लाइन 4 लाइन अलग अलग वो पंक्तिबद्ध किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? लिखिए कमेंट सेक्शन में क्या आंसर होना चाहिए। मैं मौका दे रहा हूँ लिखने का, कीजिए कमेंट, जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट ठोकिए और आइए। शेक्सपियरियन फ्रॉम ए सोनेट आएगा क्या? नहीं, शेक्सपियरियन फ्रॉम ए सोनेट नहीं आएगा। स्पेंसरियन फ्रॉम ऑफ सोनेट आएगा क्या? नहीं आएगा। ऑल ऑफ द अबव, अरे भाई जब 2 गलत हैं तो ऑल ऑफ द अबव कैसे हो सकता है? इसका सही आंसर क्या आएगा? पेट्रेचन फ्रॉम ऑफ सोनेट। पेट्रेचन फॉर्म ऑफ सोनेट इसका सही आंसर जाएगा, जिसके अंदर ऑक्टेव और सेस्टेस ये दोनों मेन पार्ट रहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज IPA स्टैंड फॉर? IPA, पीछे से चलता हूँ, इंटरनेशनल फोनोग्राफिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल फोनेमिक एसोसिएशन, नो। इंटरनेशनल फोनोलॉजिकल एसोसिएशन, बिल्कुल सेट ही नहीं हुआ भाई। फोनोलॉजिकल क्या है? ये तो चीज़ ही सेट नहीं हुई। इसका सही आंसर है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। हालांकि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड टॉपिक आपका हटा दिया गया है, परंतु उसने इंग्लिश सिम्बॉल्स के नाम से एक टॉपिक दे दिया है, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड पूछ सकता है, इसलिए हम इसके क्वेश्चन भी लेकर के आए। चलिए चलते आगे। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन शुड इज डिफरेंट? यहाँ पर ऐसा कौन सा, यहाँ पर आपको लिखा हुआ एक शब्द दिख रहा है, जो अंडरलाइन किया हुआ जो शब्द है वहाँ पर कहाँ पर आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है? तो देखो इसमें बोल कर देखो आप, डीप, तो यहाँ पर ई की ध्वनि आ रही है ना आपकी, डीप। प्लीज, यहाँ पर भी आपकी ई की वही सारी। डील, यहाँ पर भी ई की आ रही है, लेकिन फील, देखो फील के अंदर इतना ज़्यादा जोर नहीं पड़ रहा है ई पर, जबकि यहाँ पर डीप, प्लीज, डील ये आ रहा है, जबकि यहाँ पर इजीली फील, ओनली छोटा ई की यहाँ पर, छोटे ई की यहाँ पर ध्वनि आ रही है। तो ई आ रहा है ना, इन तीनों में डिफरेंट आ रहा है, इसमें थोड़ा कम जोर पड़ रहा है, तो ये इन तीनों से ये डिफरेंट हो गया है। तो इसने क्या कहा, इनमें से ऐसा आपको ऑप्शन छांटना था जो कि
इन चारों में डिफरेंट हो, तो इन चारों में डिफरेंट कौन है? फील डिफरेंट है, तो ऑप्शन डी राइट जाएगा। चलिए मित्रों चलते हैं आगे। द साउंड ए इज रिप्रेजेंट बाय, अब यहाँ पर फोनेटिक सिंबल से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, फोनेटिक सिंबल जो है आपका सिलेबस से हटा दिया गया, परंतु आपके उसके अंदर उसने लिख करके दे दिया इंग्लिश सिंबल्स, है ना, या इंग्लिश सिंबॉलिक लिख करके उसने वहाँ पर मेंशन किया है, तो उसके अंदर ये पूछ सकता है कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर, ठीक है। तो इसको लिहाज रखते हुए हमने पूछा है। तो देखो ये वाला जो है ये आ के लिए आया आ, अब ये शर्ट में अ आ रहा है, तो ये मतलब ही नहीं है। फ्लर्ट में भी अ आ रहा है, फ्लर्ट अ, तो ये इसका कोई लेना देना सेट नहीं हो रहा है। ओल में ओ से शुरू हो रहा है, तो ये भी, ये दोनों अ से आ रहे हैं, ये दोनों आपके ओ से, ये वाला ओ से आ रहा है, तो ये दोनों तो आपके अ से आ रहे हैं और ये ओ से आ रहा है, तो ये तो सेट ही नहीं हो रहे तीनों। और ये वाला जो दिया जाता है, ये दिया जाता है आ के लिए, आपको पता हार्ट, 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 तो आ रहा है ना, आ की वही सारी आ की ध्वनि आ रही, तो ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। क्या करेक्ट जाएगा? ए। चलते 23 पर। फैन, फैन में देखो ये FAIN दे दिया, ये गलत जा रहा है, ये FIAN, ये बिल्कुल इसने उल्टा कर दिया, ये भी सेट नहीं हो रहा है आपका। ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा फैन के लिए। चलते हैं, ये तीनों क्वेश्चन जो थे फोनेटिक सिंबल से रिलेटेड थे, लेकिन फिर से मेंशन कर रहा हूँ, दिमाग में सेट रखिए, इंग्लिश सिंबल्स नाम से आपका टॉपिक कर दिया गया है, जहाँ पर ये पूछ सकता है आपको। चलिए, बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर, बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, आपको कल भी हिमांशु व्यास सर ने हिंदी के अंदर एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पढ़ाया होगा, टीचिंग मेथड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बेसिक लैंग्वेज स्किल्स यानी भाषा शिक्षण से रिलेटेड जो आपकी चीज़ें वो क्या है, भाषा अधिगम से, तो उसके अंदर आपको कल एक ट्रिक लिखाई थी हिमांशु सर ने, और मैं फिर से आपको बता देता हूँ। LSRW ये चीज़ होती है। L का मतलब होता है लिसनिंग, S का मतलब होता है स्पीकिंग, R का मतलब होता है रीडिंग, और W का मतलब होता है राइटिंग। यानी पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना, ये क्रमबद्ध चलता है। तो ये भाषाई कौशल से रिलेटेड होते हैं, है ना, लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा डी। 25 पर क्या आ रहा है? बेसिकली लैंग्वेज इज ए फॉर्म ऑफ एक्टिविटी एंड वन लर्न्स ए लैंग्वेज थ्रू। अब एक्टिविटी से रिलेटेड यानी बेसिकली जो आपकी भाषा है इज ए फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी की फॉर्म के अंदर, यानी कोई ना कोई क्रियाकलाप से रिलेटेड ये होता है। एंड वन लर्न्स ए लैंग्वेज थ्रू, तो भाई एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो वो एक्टिविटी से रिलेटेड ही तो आप सीखेंगे, उसको लर्न कैसे करेंगे? एक्टिविटी से रिलेटेड ही लर्न करेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा। एक्टिविटी का एक्टिविटी यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, आपको कनेक्ट करके सेट करना है। चलिए 26 ऑडियो विजुअल मटेरियल्स रिड्यूस। देखिए ऑडियो का मतलब क्या होता है भाई? श्रव्य, और विजुअल का मतलब क्या होता है? दृश्य। यानी श्रव्य दृश्य सामग्री जो है वो किसको कम करती है, किसको रिड्यूस करती है? तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ा रखा होगा, ये आपका टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक होती है दृश्य सामग्रियाँ, यानी ओनली ऑडियो मटेरियल्स होते हैं जिनको हम केवल सुनते हैं, जैसे रेडियो वगैरह हो गए, है ना, FM रेडियो वगैरह के हो गए, लिंगवा फोन वगैरह हो गए, उनको केवल हम सुनते हैं। एक होते हैं दृश्य यानी कि विजुअल मटेरियल, जैसे कि आपका बोर्ड हो गया, जिनको हम केवल देखते हैं। बोर्ड के ऊपर कोई टीचर लिख रहा है तो उसको हम देख पा रहे हैं, बोर्ड बोलता थोड़ी है क्या? नहीं बोलता है ना, बोर्ड बोल देगा तो फिर चाहिए क्या? बोर्ड वैसे तो बहुत कुछ बोलता है, लेकिन ऐसे बोल करके नहीं बोलता है, उस बोर्ड के माध्यम से टीचर बोलता है, ठीक है। तो वो आपका कोई चार्ट वगैरह हो गया, कोई मॉडल वगैरह हो गया, तो वो सारे आपके विजुअल मटेरियल हो गए। और एक ऑडियो विजुअल मटेरियल होता है, जैसे कि टीवी, चलचित्र चलते भी हैं और उसमें से ध्वनि यानी आवाज़ भी सुनाई देती है। जैसे मोबाइल के अंदर आप देखो वॉइस भी आती है और आपको दिखाई भी देता है। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी एक तरीके से ऑडियो विजुअल मटेरियल के माध्यम से आप देख रहे हो ना, आप मुझे देख भी पा रहे हो, मटेरियल को भी आप देख पा रहे हो और मेरी आवाज़ को मुझे सुन भी पा रहे हो आपके मोबाइल के माध्यम से। तो ये क्या कम कर देता है? तो भाई ये वर्बलिज्म को कम कर देता है। बहुत ज़्यादा बोलने की, बहुत ज़्यादा उसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑडियो और वीडियो दोनों का कॉम्बिनेशन बच्चों को ईजिली समझा देता है। तो वर्बलिज्म की जो मेहनत है वो कम हो जाती है, हमारी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट था और एक आपका ये भी इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। और आपको एक ये टीचिंग मेथड से रिलेटेड पढ़ाया था, ये एक नए क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपका LSRW से रिलेटेड पूछेगा ही पूछेगा, नोट करके रख लेना इसको। चलिए, ये समझ में आ गया होगा, वर्बलिज्म को कम करेगा ऑडियो विजुअल मटेरियल। आगे चलते हैं 27, डॉक्टर वेस्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज। तो भाई डॉक्टर वेस्ट का जो विधि थी, शिक्षण विधि थी, वो किसके नाम से और जानी जाती है?
तो प्ले मेथड के नाम से जानी जाती है क्या? खेल विधि नहीं, खेल विधि नहीं है। प्रैक्टिकल मेथड, रीडिंग मेथड नहीं 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 नहीं, इंडक्टिव मेथड के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? इंडक्टिव मेथड के नाम से। आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि आपको पढ़ा रखी होगी, साइकोलॉजी के अंदर भी आती है और लगभग हर जगह पर आप टीचिंग मेथड के अंदर इनको पढ़ते हैं। तो डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है वो किस नाम से जाना जाता है? इंडक्टिव मेथड के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या लिखा हुआ है? इंटोनेशन इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा मुझे आप लोग बताइए, ये भी देखिए, ये डॉक्टर वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना। इस इंग्लिश के अंदर वेस्ट नाम से बहुत पूछा जाता है। आपको मैं फिर बता देता हूँ, इंडक्टिव मेथड भी आपके इंडक्टिव वगैरह और ये आपके मेथड आपके लिए आते ही आते हैं, है ना। तो इनका थोड़ा दिमाग में रख कर के ही चलना है आपको, ये वाला, ठीक है। आगे चलता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 का क्या आंसर होना चाहिए था, क्या इसका उत्तर आएगा? जरा आप लगाइए अपना दिमाग और कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए कि क्या होना चाहिए। म्यूजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए क्या? ग्रेटर एम्फेसिस होना चाहिए क्या? या इनमें से कोई नहीं होना चाहिए क्या? या द राइज एंड फॉल ऑफ पिच इन वॉइस होना चाहिए? तो इंटोनेशन क्या होता है? आवाज़ में उतार चढ़ाव होना, उतार चढ़ाव, यानी राइज एंड फॉल ऑफ पिच इन वॉइस, उसको बोलते हैं हम इंटोनेशन। क्योंकि भाई उसके अंदर आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है, कभी आवाज़ धीमी कर देते हैं, कभी आवाज़ तेज कर देते हैं। आपने एक मुनि का नाम सुना ही होगा, पुलक सागर जी महाराज, जैन मुनि हैं, तरुण सागर जी वगैरह हैं। इसके अलावा आप और भी चले जाइए, कई संत महात्मा आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, रामदेव जी वगैरह हैं, और भी कई लोग हैं जो बोलते समय क्या करते हैं, अचानक बहुत तेज बोलते हैं, फिर अचानक वॉइस धीमी कर लेते हैं, फिर तेज बोलते हैं। कई टीचर भी ऐसा करते हैं, देखा होगा आपने। तो वॉइस के अंदर उतार चढ़ाव, कई अध्यापक, कई टीचर इस प्रकार की मेथड को यूज़ में लेते हैं, इसको इंटोनेशन बोलते हैं। थोड़ा इफेक्टिव हो जाता है। मोदी जी भी आपने देखा होगा, कई बार बहुत चिल्ला कर बोलते हैं, फिर अचानक धीमे हो जाते हैं। तो वो एक इंटोनेशन को यूज़ में लेते हैं, इफेक्टिव रहता है वो सुनने वाले के लिए, दर्शकों के लिए। 29 का क्या आ रहा है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग फोकसेस। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग किस पर फोकस करता है भाई? आंसर लिखिए, जाइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए आपको भाई, टीचिंग मेथड से रिलेटेड, तो आप लिख ही सकते हो। क्या शर्माते हो यार? रीट की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक बनने जा रहे हो, कहीं ना कहीं आगे जाकर बच्चों को पढ़ाओगे, तो कमेंट करने में क्या शर्म? आपके और हमारे बीच की बात है। कीजिए कमेंट के अंदर, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए या डी होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जाएगा मित्रों। इनमें से ये दोनों तीनों ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल सेट नहीं होते हैं। आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। अच्छा, जब क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है तो आप उसको पॉज कर दीजिए, उसको पढ़ लीजिए और फिर कमेंट कर दीजिए, फिर आकर के वापस चालू कर दीजिए, चालू करके देख लीजिए सही आंसर क्या है और आपने क्या दिया है। तो ऐसे परीक्षा होती है, ऐसे टेस्ट का महत्व समझ में आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश? यानी इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि इंग्लिश टीचिंग का सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे पुराना मेथड है? कौन सा ऐसा मेथड है भाई? तो इसका आंसर आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डॉक्टर वेस्ट मेथड? नो। द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड? नो। बताइए बताइए, दो ऑप्शन रह गए। मैंने बोला था दो ऑप्शन हमेशा लल्लू होते हैं, दो लल्लू ऑप्शन काट दिए। अब आपके सामने दो ऑप्शन बचते हैं, प्यारे और गोल मटोल बच्चों। जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर आना चाहिए इसका। हमारे प्यारे और गोल मटोल बच्चों, आप ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या आ सकता है। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड? नो माय डियर स्टूडेंट, आंसर विल बी ऑप्शन सी। बाइलिंगुअल मेथड सबसे पुराना मेथड है, जिसके अंदर हम बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके हम पढ़ाते हैं। देखा होगा ना, ज़्यादातर पासबुकों के अंदर भी आपने देखा होगा हिंदी इंग्लिश करके सेंटेंस को समझाया जाता है। और कहीं आप गाइड वगैरह में देखेंगे और कहीं किताबों वगैरह में देखेंगे, नॉर्मल अगर किताब होगी एनसीईआरटी की तो उसमें तो केवल इंग्लिश में ही दिया हुआ होगा। लेकिन एक पढ़ाने का जो तरीका है, उसको समझाने का जो तरीका है, वो हिंदी के साथ इंग्लिश को पढ़ाया जाता है। पहले हिंदी समझ में आ गई तो इंग्लिश वैसे ही समझ में आ जाएगी। सेंटेंस के अंदर क्या कह रहा है उसको हिंदी में समझ लिया तो इंग्लिश तो वैसे ही समझ में आ जाएगी ना आपको। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए मित्रों? इसका आंसर ये जाएगा बाइलिंगुअल मेथड। क्या जाएगा? बाइलिंगुअल मेथड। ये वाला जो आपका ऑप्शन बाइलिंगुअल मेथड है ये करेक्ट आपका जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर
हमारी क्या होती है, समाप्त होती है। मैंने आपको 30 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, आपको याद रखना है, हर बच्चे तक फैला दो, लेवल 1 लेवल 2 के। और बहुत इंपॉर्टेंट, यदि आप हमसे पढ़ रहे हैं, आपको अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियो, आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, प्रतिदिन 6 बजे मिल रहा है, तो इसको अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक फैलाकर शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो मेहनत है उससे कोई ना कोई बच्चा फ़ायदा उठाए और वो आगे बढ़ पाए जीवन में। कमेंट के अंदर लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, और कमेंट के अंदर आपके जो उत्तर है वो भी कमेंट कीजिए। और इस वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उससे लाइक कीजिए, ताकि हमको पता लग सके हमारी मेहनत सफल हो रही है। आपका ये पूरी टेस्ट सीरीज माँ सरस्वती धाम क्लासेज ऋषभदेव लेकर आया है, और अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर हमसे संपर्क में रह सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मुलाकात होगी, फिर से नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट बच रहा है उसके 30 क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। अगर किसी बच्चे को ये वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस में यदि समझ में नहीं आया, या क्वेश्चन को जल्दी ख़त्म हो गया, वो पढ़ नहीं पाया, ऐसा कुछ हुआ, तो वीडियो को पीछे लेकर बार बार आप देख सकते हैं। बार बार वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और कोई दिक्कत हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो जुड़े रहें, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय माता सरस्वती जी।